Hello, CA final students, welcome back. I am CA Pramod Patipati, and you are watching the revision lecture of India's 38, that is intangible asset. तो आ जाओ, आज हम रिवीजन करेंगे intangible asset का. Let me first introduce what is this class is about. So यहाँ पे जो है ना, I am providing free FR CA Final Paper 1's FR classes. तो यहाँ पे आपको पूरा जो है ना वीडियो लेक्चर्स along with the क्वेश्चन बैंक हैंड रिटन नोट्स MCQ कंपाइलेशन सारा के सारा फ्री मिलने वाला है. So do subscribe the channel and check out the detailed lectures of India 16, India 38 and India 40. ये सारे जो lectures डिटेल lectures already available है and in future भी बाकी lectures आ जाएंगे on my YouTube channel. ठीक है. Let's start today's revision. Intangible asset India 38 along with the questions. यहाँ पे दोनों करेंगे with concepts and along with the questions in the sense सारे questions नहीं करेंगे but important questions यहाँ पे solve करेंगे. Cool. So let us start. What does exactly Ind AS 38 says? So Ind AS 38 simply क्या describe करता है? इन जनरल सेंस क्या है कि कोई भी इंटेंजिबल एसेट है, वो इंटेंजिबल एसेट का कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करेंगे, उसका क्या क्या डिस्क्लोजर्स होंगे, उसको कौन से मॉडल में प्रेजेंट करेंगे, देन सब्सिक्वेंट रिकग्निशन कैसा होगा, ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर इंडेक्स में पढ़ेंगे. राइट. सो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, एक एक चीज हम डिटेल में ऑलरेडी देखे हैं. तो फिर इफ यू वांट अ डिटेल लेक्चर यू कैन वॉच द प्लेलिस्ट अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल. सो लेट्स स्टार्ट. ये तो समझ गया सर कि इंडियस क्या करता है. इंडियस नथिंग बट बैलेंस शीट में कैसे हम इंटेंजिबल एसेट को प्रेजेंट करेंगे, देन कम्स उसका क्या क्या कंडीशन है इंटेंजिबल एसेट्स का, देन कौन से मोड ऑफ प्रेजेंटेशन यानी कॉस्ट मॉडल फॉलो करेगा या रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करेगा, ये सारी चीजें ये इंडेक्स में पढ़ेंगे. बट सबसे पहले ऐसे क्या क्या कंडीशंस है टू बी क्लासिफाइड एज इंटेंजिबल. इंटेंजिबल एसेट में क्लासिफाई होने के लिए बेसिकली मैं बोलूँ तो पांच कंडीशन है. ये पांच कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर लिया तो फिर इनटेंजिबल एसेट में हम क्या करेंगे, इसको क्लासिफाई कर देंगे. समझो कोई भी चीज इनटेंजिबल एसेट में क्लासिफाई होने क्या कंडीशन होना चाहिए यानी फुलफिल करना चाहिए. आज इनटेंजिबल लिखने से बजाय डायरेक्टली दिखा देता हूँ मैं. तो इनटेंजिबल पांच कंडीशन है. सबसे पहला दो बेसिक कंडीशन बोल देता हूँ. बेसिक कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज दैट इट शुड बी एन इंटेंजिबल एसेट. इंटेंजिबल एसेट यानी क्या? उसको कोई फिजिकल सब्सटेंस होना नहीं चाहिए. फिजिकल सब्सटेंस होना नहीं चाहिए. अगर फिजिकल सब्सटेंस है तो कहाँ पे जाएगा सर? इंडिया 16 में तब जाएगा जब इंडिया 16 का क्लासिफिकेशन पूरा करेगा यानी क्राइटेरिया फुलफिल करेगा. बट यहाँ पे इंडिया 16 में सॉरी इंडिया 38 में आने के लिए ये जो है ना intangible asset होना चाहिए यानी it should not have any physical substance. Right. Second one, the cost should be reliable majorly. कॉस्ट जो है ना एंटिटी को पता होना चाहिए. मेरा बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर इंटेंजिबल एसेट को शो करना है तो फिर उसका कॉस्ट रिलायबली मेजर्ड होना चाहिए यानी मुझे पता होना चाहिए कितना कॉस्ट में हम इंटेंजिबल एसेट परचेस कर रहे हैं. राइट. देन तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन है. वन इज दी नॉन मॉनेटरी एसेट यानी क्या? जो भी इंटेंजिबल एसेट है वो नॉन मॉनेटरी एसेट होना चाहिए. नॉन मॉनेटरी एसेट यानी क्या सर? इट शुड बी हेल्ड फॉर यूज. इट शुड बी हेल्ड फॉर यूज. हाँ, इट शुड बी हेल्ड फॉर यूज यानी ये हेल्ड फॉर सेल नहीं होना चाहिए. अगर हेल्ड फॉर सेल है तो जाएगा कहाँ पर? इंडेस 105. देन उसके बाद अगर हेल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, हेल्ड इन सेल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, समझो फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री हुआ. इन्वेंट्री को है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सब कुछ हम सेल ऑफ कर देते हैं, फिर ये इन्वेंट्री 2 में जाएगा, इंडेस 2 में जाएगा. तो सिंपली यहाँ पे जो है ना ये इंटेंजिबल एसेट में क्लासिफाई होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? हेल्ड फॉर यूज. दैट इज नॉन मॉनेटरी एसेट होना चाहिए. देन कम्स क्लियर कंट्रोल होना चाहिए. क्लियर कंट्रोल इन द सेंस कोई भी डिस्प्यूटेड ओनरशिप नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट के ऊपर. और जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो एंटिटी को फ्लो होना चाहिए. समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एंटिटी को फ्लो होना चाहिए. समझो फॉर एग्जांपल कंट्रोल क्लियर नहीं है. कंट्रोल क्लियर नहीं है यानी कोई भी तो डिस्प्यूटेड ओनरशिप है उसके पर्टिकुलर एसेट के ऊपर, और जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स है यानी वो एसेट को यूज करने के बाद मुझे जो भी पैसा मिलने वाला है वो कोई दूसरा एंटिटी को जा रहा है, तो फिर इसमें इंटेंजिबल एसेट में क्लासिफाई नहीं कर सकते. राइट. देन कम्स इंटेंजिबल एसेट जो है ना वो आइडेंटिफाइबल एसेट होना चाहिए. क्या होना चाहिए सर? आइडेंटिफाइबल. अब आइडेंटिफाइबल मतलब क्या है? आइडेंटिफाइबल मतलब यानी क्या? या तो सपरेबल होना चाहिए या वो लीगल राइट्स के थ्रू आना चाहिए. सपरेबल इन द सेंस सर, लेट्स टेक एन एग्जांपल. समझो कॉपीराइट है. कॉपीराइट है मेरे पास बुक का, मैंने बुक बनाया और वो कॉपीराइट किसी को बेच दिया. बेच दिया मतलब सेल ऑफ कर दिया. अब यहाँ पे क्या है, ये जो इंटेंजिबल एसेट है इसको सेपरेटली सेल कर पा रहा हूँ? सेपरेटली सेल कर पा रहा हूँ ना? राइट. समझो फॉर एग्जांपल फ्रेंचाइजी है. फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी देते हैं ना पर्टिकुलर ईयर्स के लिए, हमें रॉयल्टी देना है किसी दूसरे, इसको इसको क्या लीज आउट कर सकते हैं या फिर
इसी को रेंट आउट कर सकते हैं, कोई भी ऐसा एसेट है जो रीज आउट कर सकते हैं, सेल ऑफ कर सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं और रेंट पे दे सकते हैं, तो फिर ये एसेट जो है ना वो सेपरेबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है। जब सेपरेबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो फिर ये जो है ना आइडेंटिफाइबल एसेट बन जाता है। राइट, आइडेंटिफाइबल एसेट हो जाएगा। अब जब आइडेंटिफाइबल एसेट है तब जाके हम इंटेंजिबल एसेट के अंडर क्लासिफाई कर सकते हैं। देन कम्स द लीगल राइट। लीगल राइट क्या है? कोई भी हम लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, समझो फॉर एग्जांपल बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो उसके बीच में अपने को गुडविल अराइज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज लीगल राइट। राइट, लीगल के तो लीगली हम एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट के उसके थ्रू हम इंटेंजिबल एसेट एक्वायर कर रहे हैं, तो फिर ये क्या है? लीगल राइट के थ्रू एक्वायर हो रहा है, तब जाके आइडेंटिफाइबल एसेट हो जाएगा। राइट, तो ये पांच कंडीशन जब फुलफिल करेगा तब जाके मैं इंटेंजिबल एसेट को एज एन इंटेंजिबल एसेट मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा सकता हूँ। अगर कोई भी एसेट, कोई भी कंडीशंस, कोई भी कंडीशन या क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं करेगा, इन केस कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा, उसको क्या करेंगे सर? उसको हम क्या करेंगे? उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। उसको क्या करेंगे? उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। समझो सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं बट कॉस्ट नहीं पता है, कॉस्ट के नॉट बी रिलायबली मेजर्ड, तो फिर इस केस में क्या है? सारे कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो इसको जो भी एक्सपेंसेस है इंटेंजिबल एसेट के ऊपर उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। इज दैट क्लियर? जब ये पांच कंडीशन फुलफिल होगा तब जाके मैं इंटेंजिबल एसेट दिखा सकता हूँ एज पर इंडिया 38। कूल? इज देयर एनी डाउट? नो सर। हम्म, ये सारे हो गए। देन उसके बाद इसका एग्जांपल देख लेते आ जाओ, इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल्स। ये सारे नोट्स है जो है ना हैंड रिटन नोट्स अलॉन्ग विद दी क्वेश्चन बैंक एंड एमसीक्यू, मेरे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है। जाओ डिस्क्रिप्शन में एंड टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, यू विल गेट फ्री नोट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। कम्स, व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट? इंटेंजिबल एसेट इज नथिंग बट पेटेंट हो गया, कॉपीराइट्स हुआ, ट्रेडमार्क्स हुआ, देन साइंटिफिक नॉलेज, सारे जो है ना ये एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ये तो पता ही होगा तुम्हें, छोटे छोटे चीज बताई नहीं जाते ना, इंटेंजिबल एसेट के एग्जांपल्स तो पता ही है तुमको। देन आता, ऐसे कौन से एसेट्स हैं विच आर नॉट कवर्ड इन दिस स्पेसिफिक इंडेक्स? इंडेक्स इज, इंडेक्स जो 38 जो है ना, दिस इज जनरल इंडेक्स वेर इन जो है ना इंटेंजिबल एसेट अगर कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स में कवर नहीं होगा, कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स में अगर इंटेंजिबल कवर नहीं होगा तो ये इंडेक्स में हम कवर कर लेंगे उसको। ये एक जनरल डिस्क्लोजर इंडेक्स है, मतलब जनरल इंडेक्स है जहाँ पे इंटेंजिबल एसेट सारे जो यहाँ पे आएंगे जो स्पेसिफिकली कवर नहीं हो रहा है। लाइक एग्जांपल बोलूँ मैं, तो यहाँ पे देखो गुडविल समझ लो। गुडविल, ये दिख रहा है गुडविल? गुडविल जो है इंडेक्स 103 में स्पेसिफिकली कवर होगा, तो फिर उसको वहां पे देखेंगे इंडेक्स 103 में, इस यहाँ पे कवर नहीं होगा। देन कम्स इन्वेंटरीज, इंडेक्स 2। इंडेक्स 2 वैसे भी उसको फिजिकल सब्सटेंस रहता है, तो फिर उस केस में ये कवर होगा ही नहीं, इंडेक्स 2 इज नॉट कवर्ड अंडर इंडेक्स 38। देन डेफर्ड टैक्सेस, ये भी इंडिया कवर होगा, स्पेसिफिक इंडेक्स है। लीज कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी कवर नहीं होगा, लीज कॉन्ट्रैक्ट्स 116 में देख लेंगे। देन नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल 105 में देखेंगे। मिनरल ऑयल्स और जो भी एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट है ना, वो हम 106 ये स्पेसिफिक इंडेक्स में चेक कर लेंगे। ठीक है, देन कम्स, ये तो हो गया सर फर्स्ट इज क्राइटेरिया, पांच क्राइटेरिया था वो फुलफिल करेंगे हम तो इंटेंजिबल में आ जाएगा। नेक्स्ट इज जो एसेट्स है वो दूसरे स्पेसिफिक इंडेक्स यानी स्कोप इंडेक्स 38 के बाहर है, तो वो देख लिया हमने। अभी क्या आएगा? इनिशियल रिकग्निशन, यानी सर अभी इनिशियली हम जो कॉस्ट रिकग्नाइज करेंगे, मतलब क्या? इनिशियली हम समझो फॉर एग्जांपल कोई भी इंटेंजिबल परचेस कर रहा है, अब वो परचेस करने के टाइम में वो कैसे रिकग्निशन करेंगे उसको? व्हाट आर द कॉस्ट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, वो इनिशियल रिकग्निशन में देखेंगे आप। तो पांच तरीके हैं इंटेंजिबल एसेट को एक्वायर करने का, पांच या छह तरीके समझ लो। फर्स्ट इज परचेज बाय कैश, कैश के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ एसेट, राइट। देन थर्ड इज डेफर्ड क्रेडिट, ठीक है। देन गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू होगा। देन उसके बाद इंटरनली जनरेटेड एक है। देन बिजनेस कॉम्बिनेशन, टोटल छह मेथड्स है जहां पे हम यहाँ पे देखने वाले कि इंटेंजिबल एक्विजिशन कैसा होगा। इसमें से दो जो है, एक्सचेंज ऑफ एसेट एंड दी डेफर्ड क्रेडिट, ये दो जो है हम इंडेक्स 40 एंड 16 में ऑलरेडी करके आए हैं, तो फिर उसके लिए चाहिए तो फिर वो उसके रिवीजन लेक्चर्स देख लेना, आपको मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ एसेट और डेफर्ड क्रेडिट इजीली मतलब पूरा डिटेल में कवर किया है वहां पे। यहाँ पे हम देखेंगे अदर देन दैट, सबसे पहले परचेज बाय कैश। अब परचेज बाय कैश क्या है? ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है विच विल बी इंक्लूडेड इन द इंटेंजिबल एसेट, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट फॉर द पर्पस ऑफ रिकग्निशन, वो एसेट वो ऐसा कॉस्ट देख लेंगे हम इन परचेज बाय कैश। जब कैश पे करके इंटेंजिबल एसेट परचेज कर रहे हो उसको परचेज बाय कैश में क्लासिफाई कर देंगे। राइट, अब कौन से एक्सपेंसेस सर? मेन इंपॉर्टेंट परचेज प्राइस ले लेंगे, राइट। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, समझो अगर रिफंडेबल टैक्स पे कर दिया क्या करेंगे उसको? समझो अगर रिफंडेबल टैक्स पे कर दिया तो क्या कर देंगे बताओ?
हेलो। यस सर। रिफंडेबल टैक्स पे कर दिया तो फिर क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे कॉस्ट में या नहीं? थैंक यू। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उसका क्रेडिट मिलने वाला है, फॉर एग्जांपल जीएसटी, राइट? देन उसके बाद क्या है? कमीशन एंड ब्रोकरेज है, और ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस है, एनी एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो फिर उस केस में उसको इंक्लूड कर देंगे, राइट? तो ये सारे एक्सपेंसेस है विच विल बी इंक्लूडेड इन दी परचेज बाय कैश। ओके सर, कूल, अंडरस्टूड। ये तो समझ लिया कि कौन से कॉस्ट इंक्लूड करेंगे। अब कौन से कॉस्ट एक्सक्लूड करेंगे, यानी सर ऐसे लगते हैं कि ये कॉस्ट जो है ना इंक्लूड करना चाहिए, बट ये एक्सक्लूड करना चाहिए। ये जो है ना डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, सॉरी पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट नहीं है। तो कौन से एक्सपेंसेस है? सबसे पहले स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट यानी क्या? हमारे कोई भी नया सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया अपने बिजनेस में, और वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने जो स्टाफ को ट्रेन किया। अब यहाँ पे जो स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं वो जो कॉस्ट है ना, उसको एज एन इंटेंजिबल एसेट हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वी डोंट हैव अ कंट्रोल ऑन दैट पर्टिकुलर स्टाफ। ओके। देन कम्स, कंट्रोल नहीं है, देन ये बेसिक कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? हम इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज नहीं करेंगे, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। देन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हम तो देखते रहे कि 40 से 16 से, कि कोई भी एडवर्टीजमेंट ऐसा एक्सपेंडिचर है फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन, वो क्या करेंगे? हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। देन अलोकेटेड जनरल एंड सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग एंड जनरल ओवरहेड्स, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, फॉर द पर्पस ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इसको भी पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। देन स्टार्टअप कॉस्ट आया। स्टार्टअप कॉस्ट, इसको भी पीएनएल में। ऑपरेटिंग लॉस, यानी इनिशियली हमने कोई भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए मतलब एक्वेंटेड होने के लिए उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से टाइम लगता है। वो टाइम के बीच में कोई भी ऑपरेटिंग लॉसेस हुआ, तो फिर उसको क्या करेंगे? हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। इसको एज अ लॉसेस जो है ना, हम कैपिटलाइज नहीं कर देंगे हमारे इंटेंजिबल में, राइट? देन ट्रेड डिस्काउंट है, देन रिफंडेबल टैक्सेस है, ये सारे जो है ना इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूडिंग द सेंस इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। अंडरस्टूड? ये सारे एक्सपेंसेस है विच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन है अपने मॉड्यूल में, तो वो देख लेंगे छोटा मोटा। सिर्फ एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस है, स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंसेस के ऊपर क्वेश्चन है, वो देखना है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं करेंगे? वन इज स्टाफ ट्रेनिंग, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एंड जनरल ओवरहेड्स अलोकेटेड। देन कम्स स्टार्टअप कॉस्ट, देन कम्स ऑपरेटिंग लॉस, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह जो है ना उसको एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है? इज दैट ओके? इंडेस एक्सचेंज ऑफ एसेट के लिए जाओ, इंडेस 40 या 16 का कोई भी लेक्चर देख लो, दोनों इसमें अच्छे से समझा लिया है। देन डेफर्ड क्रेडिट के लिए भी सेम। देन आता है एक्विजिशन इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन? बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब क्या? बताओ। बिजनेस कॉम्बिनेशन यानी क्या? जब एक एंटिटी दूसरा एंटिटी को एक्वायर कर रहा है, एक एंटिटी दूसरा एंटिटी को एक्वायर कर रहा है, इंटर में जो है ना ये अमालगमेशन के नाम से जाना जाता है, राइट? सो फिर एक एंटिटी दूसरा एंटिटी को एक्वायर जब करेगा, इसको बोलते हैं हम बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये जो है ना इंड एस में 103 में कवर्ड है। इंड एस 103 में इसका डिटेल्ड अकाउंटिंग दिया है। बट यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, इसमें जब एक्वायर करेंगे तो गुडविल अराइज होता है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, उसका देखना पड़ेगा कैसे रिकग्नाइज करने के लिए, उसके लिए हम इंटेंजिबल एसेट एसेट में उसको देख रहे हैं। अब फर्स्ट थिंग इज दैट, जब एक्वायर करेगा ए लिमिटेड जो है ना बी लिमिटेड को, फॉर एग्जांपल दिया है ना यहाँ पे, एग्जांपल दिया है देखो, ए लिमिटेड क्या कर रहा है? बी लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है, राइट? एक्वायर कब करेगा? जब जो है ना उसके एक्वायर करने के तीन चार मेथड है, चार मेथड है आई गेस। वन इज नेट नेट एसेट मेथड, एक है नेट एसेट मेथड, एक है नेट एसेट मेथड, एक है कॉमन कंट्रोल। ये हम पढ़ लेंगे कहाँ पे? इंडेस 103 में, बस बता रहा हूँ। कॉमन कंट्रोल, ओके कहाँ पे थे हम? बिजनेस कॉम्बिनेशन के यहाँ पे। व्हाट डू मीन बाय बिजनेस कॉम्बिनेशन? बिजनेस कॉम्बिनेशन यानी एक एंटिटी दूसरा एंटिटी को जब एक्वायर करेगा उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कहाँ पे कवर्ड है? इंड एस 103। अब जब बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक्विजिशन जो मेथड्स है, मतलब इंड एस 103 में वो चार मेथड है। कॉमन कंट्रोल, एक नेट एसेट मेथड बता था, एंड देन कम्स कॉमन कंट्रोल। देन उसके बाद एक कंट्रोल फैक्टर का ये एक है, यानी इन केस 51% से ऊपर होगा कंट्रोल तो फिर उस केस में होगा। देन रिवर्स एक्विजिशन है। ये सारे जो है ना मेथड्स ऑफ इसमें दिया है किसमें? इंडेक्स 103। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले नेट एसेट वाला। यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट दैट इज इंडेक्स 10,
और इंटेंजिबल एसेट इंडिया 38 में हम नेट एसेट में खेलेंगे। यानी क्या, नेट एसेट मेथड इज रिलेवेंट फॉर दिस पर्टिकुलर इंडिया। अब कब क्या होगा, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है, जब एक्वायर कर रहा है तो फिर ये जो भी असेट्स है वो फेयर वैल्यू में लेगा। इन केस दैट पर्टिकुलर असेट का जो है ना, अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल है तो लेगा, अगर नहीं है तो नहीं लेगा। तो यहाँ पे इंटेंजिबल असेट कब एक्वायर करेगा, इंटेंजिबल असेट का अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल है, इंटेंजिबल असेट का फेयर वैल्यू अवेलेबल है, तब जाके उसको सेपरेटली हम रिकग्नाइज करेंगे, अदरवाइज वो गुडविल में अज्यूम हो जाएगा। यानी क्या, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल आ जाओ, तुमको बता दो एग्जाम्पल के लिए, समझो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया था मैंने एग्जाम क्लास में। इंटेंजिबल असेट वन है, देखो इंटेंजिबल एसेट वन है, देन इंटेंजिबल एसेट टू है, राइट। देन लैंड दिया है, बिल्डिंग दिया है, देन लाइबिलिटी इज 5,000 एंड परचेस कंसिडरेशन इज 70,000, राइट। तो फिर यहाँ पे जो इंटेंजिबल एसेट है उसका फेयर वैल्यू है 10,000 एंड 20,000। हमें फेयर वैल्यू पता है, राइट, हमें फेयर वैल्यू पता है। जब फेयर वैल्यू पता है तो फिर ये पर्टिकुलर जो इंटेंजिबल से इनको सेपरेटली रिकग्नाइज करेंगे, इनको क्या करेंगे, सेपरेटली रिकग्नाइज करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लैंड को हम सेपरेटली ले लिया, बिल्डिंग को सेपरेटली ले लिया, इंटेंजिबल एसेट को सेपरेटली ले लिया, राइट। और परचेस कंसिडरेशन टू लाइबिलिटी ये जर्नल एंट्री है, और गुडविल को सेपरेटली रिकग्नाइज किया। ठीक है, गुडविल यहाँ पे कितना आया, 15,000, कितना आया था, 15,000। समझो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ना, इंटेंजिबल एसेट वन एंड टू का फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है इन द सेंस इसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, एक्विजिशन के टाइम में रिकग्नाइज नहीं करेंगे, तो फिर डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे, डायरेक्टली हम जो भी असेट का फेयर वैल्यू अवेलेबल है उनको एक्वायर कर लेंगे, उनको बुक्स में दिखाएंगे एज अ फेयर वैल्यू और गुडविल निकालेंगे। उस टाइम कितना आएगा देखो, उस टाइम 70,000 परचेज कंसिडरेशन पे कर रहा हूँ, राइट। 70,000 प्लस 20,000 लैंड का हुआ, 10,000 बिल्डिंग का हुआ, एंड 5,000 लाइबिलिटी है। यहाँ पे इंटेंजिबल असेट का मेरे पास फेयर वैल्यू नहीं है, फेयर वैल्यू नहीं है, उसके लिए यहाँ पे सेपरेटली रिकग्नाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा गुडविल आ गया 45,000, पहले कितना आया था, 15,000। क्यों सर ये डिफरेंस क्यों है यहाँ पे, डिफरेंस क्यों है करके, जो इंटेंजिबल एसेट है उनका फेयर वैल्यू नहीं है। जब फेयर वैल्यू था उसको सेपरेटली रिकग्नाइज किया कर लिया, अगर फेयर वैल्यू नहीं है तो फिर उसको क्या करेंगे, गुडविल में अज्यूम कर लेंगे। इसका जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे दिया है ना जर्नल एंट्री, देखो लैंड लिया है सेपरेटली, जस्ट अ मिनट, लैंड लिया है सेपरेटली, बिल्डिंग लिया है सेपरेटली, देन पीसी 70,000 था, लाइबिलिटी 5,000 था, एंड जो भी डिफरेंस है वो गुडविल में चला गया। इसको यहाँ पे कोई भी इंटेंजिबल एसेट आया है क्या, यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, इंटेंजिबल असेट का फेयर वैल्यू नहीं है। इन केस क्रक्स सिंपल में बिजनेस कॉम्बिनेशन में इज दैट, अगर इंटेंजिबल असेट का फेयर वैल्यू है तो उसको सेपरेटली रिकग्नाइज करेंगे, अगर नहीं है तो वो गुडविल में अज्यूम हो जाएगा, सिंपल, राइट। एंड अब जो है ना गुडविल जो अराइज होगा, ये वाला जो गुडविल है बिजनेस कॉम्बिनेशन में, ये जो है ना इनडेफिनाइट लाइफ का है। अमोर्टाइजेशन में पढ़ेंगे, एक फाइनाइट लाइफ एक इनडेफिनाइट लाइफ, जो है ना ये इनडेफिनाइट लाइफ है, ठीक है। इसमें कोई अमोर्टाइजेशन नहीं कर सकते, ये बुक्स में चलते रहेगा। तो फिर इस केस में क्या करेंगे, ये जो गुडविल है ना, ये गुडविल के लिए हम ईयर ऑन ईयर, मतलब एवरी ईयर जो है इसको इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे सर, इम्पेयरमेंट टेस्ट। अब इम्पेयरमेंट टेस्ट इन द सेंस क्या, कि हम चेक करेंगे इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है, इसका बुक वैल्यू कितना है, क्या रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू का इतना सेम है या ज्यादा है। अगर सेम है, ज्यादा है, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट रिकवरेबल अमाउंट कम है बुक वैल्यू से, तो फिर जो भी डिफरेंस है मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है, इम्पेयरमेंट लॉस को मैं पीएनएल में ट्रांसफर कर देता हूँ, राइट। और वैसे ही मेरा गुडविल भी कम हो जाएगा बुक्स में। तो ये इम्पेयरमेंट टेस्ट करते हैं फॉर गुडविल विच हैज अ इनडेफिनेट लाइफ। कूल, ये सारी चीजें हमने कहाँ पे बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए देखा था, राइट। ये सारी चीजें हम बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए देखे थे। देन कम्स द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग क्या है, इंटरनली जनरेटेड एसेट, इंटरनल जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट। अब इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स में सबसे पहला देखते हैं सेल्फ जनरेटेड वन। सेल्फ जनरेटेड इन द सेंस, बिजनेस करते 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 मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट को डेवलप किया, डेवलप इन द सेंस इस पर्टिकुलर एसेट को ये किया, क्या बोलते हैं इसको, हाँ डेवलप किया समझ लो, मतलब जनरेट किया, इस पर्टिकुलर एसेट को जनरेट किया। अब जनरेट इन द सेंस क्या है सर, फॉर एग्जाम्पल समझो कस्टमर लिस्ट, कोई भी कॉल सेंटर में जाओ या क्रेडिट कार्ड के जो ये होते हैं वेंडर्स, उनके पास जाओ, उनके पास बहुत सारे लोगों का नंबर, फिर उसके बाद सारी चीजें पड़े होंगे, राइट। ये क्या एक कस्टमर लिस्ट है, ये उनके लिए एक एसेट है, राइट। और ये जो एसेट है, इनको जनरेट करने कोई भी कॉस्ट इनकर करना पड़ा है क्या, नहीं।
डायरेक्टली उन लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग कोई भी नंबर मिल रहा है उनको कॉल कर रहे हैं, और धीरे धीरे एक कस्टमर, या फिर उनका क्रेडिट कार्ड जो ले रहे हैं, उनका क्रेडिट कार्ड जो ले रहे हैं वो ले लेंगे, और उनको फिर से नेक्स्ट फॉलोअप के लिए कॉल करेंगे। ऐसा कस्टमर लिस्ट डेवलप किया, कस्टमर लिस्ट डेवलप किया, और इसको डेवलप करने कोई भी कॉस्ट नहीं इनकर किया, राइट, कोई भी कॉस्ट इनकर नहीं किया, राइट। जब कोई भी कॉस्ट इनकर नहीं करे, तो फिर बेसिक कंडीशंस है, कॉस्ट मस्ट बी रिलायबली मेजर्ड। वो एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उसको एज एन इंटेंजिबल एसेट बुक्स पे नहीं दिखा सकते, राइट, बुक्स में नहीं दिखा सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ गुडविल। गुडविल समझो फॉर एग्जांपल जारा ब्रांड है। अब जारा ब्रांड है, तो जारा ब्रांड इनिशियली तो कुछ नहीं होगा उसका, इनिशियली एक दो कस्टमर हो गए उसके पास, बट धीरे धीरे आज भी बहुत ज्यादा कस्टमर बेस हो गया। दिस इज ड्यू टू गुडविल। और इसको जनरेट करने, जो है ना, गुडविल को जनरेट करने कोई भी स्पेसिफिक कॉस्ट इनकर नहीं हुआ। बिजनेस के लिए कॉस्ट इनकर कर रहे थे, लेकिन स्पेसिफिक कॉस्ट गुडविल जनरेट करने नहीं किया था ना। जब गुडविल जनरेट करने कोई भी स्पेसिफिक कॉस्ट नहीं लिया, तो फिर उस केस में जो कॉस्ट का कंडीशन है वो फेल हो जाता है, तो फिर उस केस में इसको बुक्स में नहीं दिखाएंगे। तो सिंपली सेल्फ जनरेटेड एसेट्स आर नॉट शोन इन द बुक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉस्ट जो है ना, रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट पता नहीं होता। ओके, देन कम्स द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज। ओ माय गॉड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बड़े बड़े बातें क्या है, रिसर्च करना और डेवलपमेंट। रिसर्च मतलब क्या है, इनिशियली हम कोई भी करें, फॉर एग्जांपल कोविड वैक्सीन का, हम लोग क्या पहले नॉलेज गेन किया होगा, उसका टेक्निकल नॉलेज गेन किया होगा, राइट, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो सिंपली अगर बोलूं मैं, रिसर्च फेज में क्या होगा, रिसर्च फेज में होगा कि टेक्निकल नॉलेज गेन करेंगे, देन ट्रायल एंड एरर मेथड चलता रहता है ना, हमें पता नहीं होता है एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या है। रिसर्च फेज में हमें पता नहीं होता है एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या है। तो उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस हम रिसर्च फेज में इनकर करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस रिसर्च फेज में इनकर करते हैं, उसको क्या करेंगे हम, उसको कर देंगे है पीएनएल। यानी क्या, जो भी एक्सपेंसेस रिसर्च फेज में इनकर करेंगे उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, क्यों? सिंपल लॉजिक है, क्योंकि सर मुझे फाइनल प्रोडक्ट, यानी जो भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसका टेक्निकल फिजिबिलिटी पता नहीं होता है मुझे कि वो बनने वाला है या नहीं, उसके लिए पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। बट डेवलपमेंट कॉस्ट आ गया, यानी क्या, अब क्या है, रिसर्च खत्म हुआ, अभी एप्लीकेशन स्टेज आया, रिसर्च खत्म हुआ, मुझे पता है फाइनल प्रोडक्ट क्या है, उसको बनाने में कॉस्ट लगेगा। अब जब बनाने में डेवलपमेंट कॉस्ट है, तो इसको क्या करेंगे हम, कैपिटलाइज करेंगे। इसको क्या करेंगे हम, कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज भी इसमें एक्सपेंसेस दो तरह के हैं, वन इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड अदर वन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी डेवलपमेंट में ऐसे कॉस्ट विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू दी डेवलपमेंट फेज, वो जाएगा मेरा कैपिटलाइजेशन, मतलब इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसको क्या करेंगे हम, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, यही है यहाँ पे, देख लो एक बार, रिसर्च फेज का पीएनएल, डेवलपमेंट फेज का कहाँ पे जाएगा, बताओ, डेवलपमेंट फेज का हम कैपिटलाइज कर देंगे। यहाँ पे देखो, रिसर्च फेज, रिसर्च एक्टिविटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी, यानी अभी तक हम टेक्निकल फिजिबिलिटी पता नहीं करें, उसके पहले वाले, जब तक टेक्निकल फिजिबिलिटी, उसके बाद वाला एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट कॉस्ट, उसके पहले वाला एक्सपेंडिचर क्या है, कहाँ पे जाएगा, पहले वाला एक्सपेंडिचर पीएनएल में जाएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन फाइंडिंग आउट न्यू डिजाइन फॉर्मूलाज टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, बट फाइंडिंग्स आर नॉट येट कंप्लीटेड, फाइंडिंग्स कंप्लीट नहीं हुआ है, देन इट विल बी रिकग्नाइज्ड एज रिसर्च फेज। जब रिसर्च फेज है, तो फिर उसको क्या करेंगे हम, जो भी एक्सपेंसेस है विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल, पीएनएल को ट्रांसफर कर देंगे। देन कम्स डेवलपमेंट फेज। अब डेवलपमेंट फेज के टाइम में क्या होगा, आफ्टर आफ्टर है आफ्टर आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टेक्निकल फिजिबिलिटी, यानी क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी, अगर समझो फॉर एक्सपेंसेस इनकर किया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी, ये भी पीएनएल में जाएगा। क्यों? अब तक मेरा जो भी टेक्निकल फिजिबिलिटी वो फाइनल नहीं हुआ, होने के बाद टेक्निकल फिजिबिलिटी पता हो गया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस है, उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस है उसको डेवलपमेंट फेज में कंसिडर करेंगे। देन आता है कैपिटलाइज ऑल द एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज, ऑल यानी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉयज को जो पे कर रहे हैं, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, कॉपीज मास्टर कॉपीज बनाने हैं, फिर उसके बाद ये सारे जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस है, उसको हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट में ले लेंगे। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है, बताओ, ये दो चीज में। अब नेक्स्ट नो आएगा, सर। ओके, और नेक्स्ट आएगा, समझो फॉर एग्जांपल कोई भी एंटिटी है, वो ऑलरेडी उसका इन हाउस रिसर्च चल रहा है, कोई भी एक एंटिटी है उसका ऑलरेडी रिसर्च चल रहा है। अब ये रिसर्च करने के टाइम में कोई दूसरा एंटिटी उसको एक्वायर कर रहा है,
समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये एंटिटी रिसर्च कर रहा और ये एंटिटी इसको एक्वायर कर रहा। जब एक्वायर भी जाएगा ना, इन हाउस रिसर्च भी जाएगा। जब इन हाउस रिसर्च जाएगा, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज से फेयर वैल्यू में हम लोग एक्वायर कर लेंगे, राइट। और ये जो इन हाउस रिसर्च का जो भी फेयर वैल्यू है, वो कैपिटलाइज करेंगे। समझा क्या बोला? वो कैपिटलाइज कर देंगे। और जब भी उसके बाद जो एंटिटी एक्वायर किया है, वो एडिशनली रिसर्च और फिर उसके बाद डेवलपमेंट करेगा, तो फिर इस केस में जो भी रिसर्च एक्सपेंसेस है किसका, जो एक्वायर किया है ना वो एंटिटी का, उसका क्या करेंगे, रिसर्च में ट्रांसफर कर देंगे, डेवलपमेंट वाला क्या कर देंगे हम, कैपिटलाइज कर देंगे। आ जाओ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जो है ना पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड है, ठीक है। बड़ा कंपनी है, बहुत लिस्टेड कंपनी है, वेल नोन कंपनी है। देन ये जो है इन हाउस रिसर्च चल रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब पीपी बुक्स पे, पीपी के बुक्स में क्या करेंगे, रिसर्च फेज का जो भी एक्सपेंसेस है उसको पीएनएल, एंड डेवलपमेंट का जो है ना वो इंटेंजिबल में ले लेंगे पीपी के बुक्स में। समझो भूमि लिमिटेड आई और भूमि क्या करा, पीपीपी का। अब पीपी का इन हाउस जो रिसर्च है वो एक्वायर कर लेगा। जब इन हाउस रिसर्च है उसको एक्वायर कर लेगा, इन हाउस रिसर्च को एक्वायर कर लेगा, इसका फेयर वैल्यू रिकग्नाइज कर लेगा। ये बंद हो जाता है। हम्म। क्या हो रहा था यहाँ पे, भूमि लिमिटेड क्या हो रहा था यहाँ पे, एक्वायर कर रही थी पीपी लिमिटेड को। जब पीपी लिमिटेड को एक्वायर कर रही है, तो इसका इन हाउस रिसर्च एक्सपेंसेस होगा, जो पीपी लिमिटेड का, वो एक्वायर एक्वायर करने के टाइम उसका फेयर वैल्यू अवेलेबल होगा, वो ले लेगा और इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। ठीक है। अब जो भूमि जो है ना उस पर्टिकुलर इंटेंजिबल के ऊपर रिसर्च भी करेगी फिर और डेवलपमेंट भी एक्सपेंसेस करेगी। जब रिसर्च एक्सपेंसेस करेगी उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देगी खुद का, और डेवलपमेंट फेज का जो एक्सपेंसेस है उसको कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, ये समझा? कोई डाउट है इसमें? नो सर। ये हुआ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देन कम्स एक और चीज, डेवलपमेंट सॉरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट ग्रांट। यानी क्या, कोई भी इंटेंजिबल एसेट में परचेज कर रहा हो और गवर्नमेंट उसको स्पेसिफिक ग्रांट दे रहा है, ये एसेट परचेज करो, गवर्नमेंट पैसा देगा। तो यहाँ पे जो है ना, इंडेस 20 में इसको पढ़ लेंगे, इंडेस 20 में पढ़ लेंगे, बट यहाँ पे एक आइडिया ले लो कि जो भी इंटेंजिबल एसेट का कॉस्ट है, उसमें से हम जो है ना गवर्नमेंट ग्रांट को रिड्यूस कर देंगे, और जो भी अपना नेट रहेगा वो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, समझो फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का मैं इंटेंजिबल परचेस कर रहा हूँ, 80 रुपीज गवर्नमेंट दे रही है, राइट। मेरा नेट कॉस्ट कितना हुआ, 20, ठीक है। तो वो हम ऐसा रिकग्नाइज कर देंगे, और इसका डिटेल जो है ना दो चीज होता है, एक डेफर्ड में डाल देते हैं और एक इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट से रिडक्शन करते हैं। डेफर्ड वाला जो है ना वो हम इंडेस 20 में देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सा फॉलो कर रहे हैं हम, कॉस्ट जो है ना रिडक्शन, एसेट का जो है ना कॉस्ट में एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एसेट के कॉस्ट में एडजस्ट कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट ग्रांट है वो मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो वही है यहाँ पे। एनी ग्रांट रिसीव्ड इन रिलेशन टू acquisition of intangible asset, then the amount of grant shall be adjusted from the cost of intangible asset। ठीक है, यही है, सिंपल। देन आ जाओ, कौन सा, मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन यानी सर हम इसको कॉस्ट मॉडल में लेंगे या रिवैल्यूएशन मॉडल में लेंगे। इनिशियली कोई भी एसेट है, फॉर एग्जांपल इंडिया 16 है और 38 है, दोनों में भी, और इंडिया 40 भी है, दो सब में जो है ना हम इनिशियली कॉस्ट में ही रिकग्नाइज करते हैं, इनिशियली कॉस्ट में ही रिकग्नाइज करते हैं। देन सब्सिक्वेंटली जो है ना हमें देखना पड़ेगा कि उसको कॉस्ट मॉडल में करना है या रिवैल्यूएशन मॉडल में करना है, ठीक है। दिस इज कंप्लीटली जो है ना डिपेंड करता है एंटिटी के ऊपर। एंटिटी के ऊपर इन द सेंस क्या है सर, एंटिटी चूज करेगा क्या उसको कॉस्ट मॉडल फॉलो करना है या उसको रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना है, वो एंटिटी चूज कर लेगा। अगर ये कंसेप्ट अगर डिटेल में पढ़ना हो तो जाओ इंडिया 16 का जो लेक्चर है, इंडिया 16 का लेक्चर है, और इंडिया 38 जो है ना इसमें दोनों में भी आराम से अच्छे से डिस्कस किया है, उसमें देख लो। अभी एंटिटी जो है ना इंटेंजिबल एसेट कॉस्ट मॉडल फॉलो किया तो सिंपल है, क्या करेंगे, कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन लेस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अमाउंट सॉरी उसमें से अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, डिप्रिसिएशन नहीं, अमोर्टाइजेशन लेस कर देंगे, फिर उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस जो भी है उसको लेस कर देंगे, ठीक है। फिर आएगा कॉस्ट। लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन मॉडल में सर देखेंगे कि मार्केट के बेसिस में ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अपवर्ड रिवैल्यूएशन है उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में ट्रांसफर करेंगे, राइट। अपवर्ड रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन सरप्लस में ट्रांसफर कर देंगे, और अमोर्टाइजेशन बेस्ड ऑन दिस रिवाइज्ड रिवैल्यूड अमाउंट है ना उसके ऊपर हम अमोर्टाइजेशन पॉलिसी अप्लाई करेंगे। देन डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन को क्या करते हैं हम, पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन क्या करते हैं हम, पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। अगर समझो सब्सिक्वेंटली अगर कुछ रिवैल्यूएशन हो रहा है, सब्सिक्वेंटली रिवैल्यूएशन हो रहा है, ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस में ट्रांसफर किया हो, तो फिर पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस में क्या करेंगे हम, एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद फर्दर देखेंगे क्या करना है।
पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। अगर अब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन था, अब क्या हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, तो फिर पीएनएल में ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है ना, तो पीएनएल में क्या कर देंगे, जो भी पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, अभी अपवर्ड हो रहा है, पहले डाउनवर्ड हुआ था, पहले पीएनएल में ट्रांसफर किया था, अभी क्या है, अपवर्ड हो रहा है, तो फिर पहले पीएनएल में एडजस्ट कर लेंगे और बच्चा जो है ना वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में ट्रांसफर कर देंगे। ये जो कंसेप्ट है ना, ये डिटेल में पढ़ा है इंडिया सेक्शन में, वहां पे देख लो, टाइम बचा रहा हो तुम्हारा इंडिया 38 का। ठीक है। देन आता है अमोर्टाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। अमोर्टाइजेशन यानी क्या, सिस्टमैटिक रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट, इंटेंजिबल एसेट का सिस्टमैटिक रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट। अब यहाँ पे जो है ना, अमोर्टाइजेशन में दो मेथड है, एक फाइनाइट लाइफ वाला, एक इनडेफिनाइट लाइफ। फाइनाइट इन द सेंस इसका लाइफ बहुत ही लिमिटेड है, लिमिटेड मतलब 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 5 ईयर्स पता है मुझे इसका लाइफ। और दूसरा सेट जो है वो इनडेफिनाइट है, डेफिनाइट इनडेफिनाइट इन द सेंस यानी इसका लाइफ मुझे पता नहीं है। इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट नहीं, इनडेफिनाइट मतलब कोई भी यहाँ कहीं पे डिफाइन नहीं है इस पर्टिकुलर एसेट का लाइफ। जब लिमिटेड लाइफ है तो हमें क्या करेंगे, दो मेथड है नॉर्मली। दो मेथड इन द सेंस क्या सर, अगर उस पर्टिकुलर असेट का मुझे कैश फ्लो पता है, जो भी इंटेंजिबल है उसका कैश फ्लो मुझे पता है, जब कैश फ्लो पता है तो फिर उस कैश फ्लो के बेसिस में मैं जो असेट है उसको अमोर्टाइज कर दूंगा। तो एक्सपेक्टेड रेशियो मेथड वाला जो है ना, कैश फ्लो, ये फर्स्ट प्रेफरेंस होगा जब कैश फ्लो पता होगा। अगर कैश फ्लो पता नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम, SLM, WDV, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे, ये सेकंड प्रेफरेंस है। अब कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, SLM, WDV, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, डिपेंड्स ऑन द एंटिटी, कि कौन सा एंटिटी कौन सा मेथड फॉलो करना चाह रहा है, उसके ऊपर है। देन आता है इनडेफिनाइट लाइफ। इनडेफिनाइट लाइफ में क्या होगा सर, इनडेफिनाइट लाइफ में मुझे लाइफ पता नहीं है तो अमोर्टाइजेशन होगा नहीं, अमोर्टाइजेशन होगा नहीं। तो फिर इनडेफिनाइट केस में क्या करेंगे, जो भी इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है उसको क्या करेंगे, योर ऑन योर इम्पायरमेंट टेस्ट करेंगे। जब इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे उसमें देखेंगे कि कोई भी रिडक्शन है क्या, अगर रिडक्शन है तो रिकग्नाइज करेंगे, अगर नहीं है तो कुछ नहीं। इसका एग्जांपल ऊपर जी दिया था ना, मैं क्या था एग्जांपल, गुडविल वाला पार्ट। गुडविल जो है ना बिजनेस कॉम्बिनेशन में आता थे, उसका जो है ना लाइफ इनडेफिनेट है, लाइफ पता नहीं है मुझे। जब लाइफ पता नहीं है तो फिर उसको अमोर्टाइज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो फिर ईयर ऑन ईयर इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे। अब आएगा यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ क्या है सर, यूजफुल लाइफ अगर एक स्पेसिफिक यूजफुल लाइफ दिया होगा क्वेश्चन में, वो ठीक है, वो दिया है तो फाइनाइट लाइफ समझ लो और डेप्रिसिएशन लगा। अगर कोई भी चेंज है यूजफुल लाइफ में, यूजफुल लाइफ में कोई भी चेंज आएगा, ये चेंज इन एस्टिमेट है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, चेंज इन एस्टिमेट है, तो फिर जो भी यूजफुल लाइफ में चेंज आएगा तो फिर चेंज इन एस्टिमेट मानेंगे। ठीक है, एज पर इंडियस 8। देन सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू सब कब कंसिडर करेंगे सर, सैल्वेज वैल्यू कब कंसिडर करेंगे, जब भी उसका एक्टिव मार्केट अवेलेबल है तो कंसिडर करेंगे। अदरवाइज जो है ना यहाँ पे सैल्वेज वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज ऑलवेज जीरो, इंटेंजिबल एसेट का जीरो है। लेकिन इन केस अगर एक्टिव मार्केट में कोई भी कुछ अमाउंट ये हो रहा है, मतलब रियलाइज हो रहा है, तो फिर तब जाके सैल्वेज वैल्यू कंसिडर करेंगे ऑफ देन इंटेंजिबल एसेट। अदरवाइज जो है ना इंटेंजिबल एसेट का सैल्वेज वैल्यू इज ऑलवेज जीरो। यहाँ पे एक और चीज बोलना भूल गया, रिवैल्यूएशन मॉडल में जो है ना, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना है इंटेंजिबल एसेट में तो फिर एक्टिव मार्केट अवेलेबल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव मार्केट नहीं है तो फिर कॉस्ट मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। और एक चीज है, अगर क्लास इंटेंजिबल एसेट को क्लास वाइज अमोर्टाइजेशन पॉलिसी लगाना है, रिवैल्यूएशन मॉडल जो भी कॉस्ट मॉडल है या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल लगाना है, तो फिर यहाँ पे जो भी एक्टिव मार्केट अवेलेबल है उसके ऊपर कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं हम, और सॉरी एक्टिव मार्केट अवेलेबल है तो फिर उसके ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, जिसका एक्टिव मार्केट नहीं है उसके ऊपर कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा चलेगा। समझ रहा है, एक्टिव मार्केट है तो फिर उसको रिवैल्यूएशन मॉडल या कॉस्ट मॉडल दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, अगर एक्टिव मार्केट नहीं है तो फिर कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है। देन इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन है तो फिर उस केस में तब जाके हम क्या करेंगे, इम्पेयरमेंट रिकग्नाइज करेंगे, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ असेट। ठीक है। देन डी रिकग्निशन, डी रिकग्निशन दो केस में होगा, एक डिस्पोजल और रिटायर, कोई भी जो अर्ली है वो। अब यहाँ पे जब डी रिकग्निशन होगा या डिस्पोजल होगा, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस है तो फिर उसको क्या करेंगे, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। देन आता है डिस्क्लोजर पर्पस। ये डिस्क्लोजर्स आएंगे नहीं बुक्स में, मतलब एग्जाम में, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, यानी कई एमसीक्यू आ गया, छोटे मोटे एमसीक्यू, तो फिर उस केस में ये इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना पड़ेगा इंटेंजिबल एसेट का। कौन से अकाउंटिंग पॉलिसी हम यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट का रिकंसिलिएशन देना पड़ेगा, ओपनिंग, फिर उसके बाद एडिशन, फिर उसके बाद क्लोजिंग, फिर उसके बाद अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का मुझे देना पड़ेगा, राइट। अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन जो है ना वो उसका एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी ओपनिंग कितना है, करंट ईयर का कितना है, क्लोजिंग कितना है, ऐसा। देन फोर्थ, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रही है या कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है, ये बताना पड़ेगा इंटेंजिबल एसेट के लिए। देन इन केस रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो फिर उसके लिए कोई एक्टिव मार्केट अवेलेबल है कि नहीं वो देखेंगे। देन उसके बाद रिसर्च एक्सपेंसेस इनकर किया होगा ना,
रिसर्च और डेवलपमेंट फेज में रिसर्च एक्सपेंसेस, वो रिसर्च एक्सपेंसेस हम कितना एक्सपेंसेस हम पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, टोटल कितना एक्सपेंसेस है पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, राइट। फिर उसके बाद जब भी अमोर्टाइजेशन करेंगे, अमोर्टाइजेशन कौन से मेथड में कर रहे हैं और क्या बेसिस ऑफ मेथड में, मतलब क्या बेसिस है वो उस पर्टिकुलर मेथड को सेलेक्ट करना है, ये सारी चीजें हम क्या डिस्क्लोजर पर्पस में देखते हैं, डिस्क्लोजर्स में देखते हैं, ठीक है। टोटल इंडिया इज 38 का रिवीजन। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। आज जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, और ये जो क्वेश्चन बैंक जो है ना, ये आईसीआई के फॉर्मेट में बना है। वन इज इलस्ट्रेशंस वाले हो गए जो आईसीआई में इलस्ट्रेशंस है, देन टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस हो गए जो आईसीआई के टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस है, एंड अदर एडिशनल क्वेश्चंस हो गए जो आरटीपी एमटीपी और जो है ना पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हो गए। तो फिर सिमिलर फॉर्मेट में ये बना है ताकि तुम्हें बाइफरिकेशन प्रॉपरली हो, एंड यहाँ पे मार्किंग भी दिया है कब कौन सा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, सो दैट यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लूटो लिमिटेड। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है, जो है ना एंटिटी प्लूटो लिमिटेड इज एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है 8 लाख का, राइट। 8 लाख का एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस सिंपल है, इट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल, पीएनएल में डाल देंगे। बट यहाँ पे हाफ हाफ एक्सपेंडिचर इनका कर रहा है, हाफ हाफ इन द सेंस क्या सर, एज ऑन 31 मार्च 2001 जो है ना वो 7 लाख इनकर कर रहा है, और उसके बाद 31 मार्च 2001 के बाद जो है ना वो 1 लाख इनकर कर रहा है। ये जो 1 लाख है, ये जो 1 लाख है, ये भले ही इंटेंजिबल एसेट ना हो, बट प्रीपेड एक्सपेंसेस तो होगा ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो होगा ना, तो उसके बेसिस पे हम रिकग्नाइज करेंगे। 7 लाख जो है वो मेरा क्या होगा, पीएनएल में ट्रांसफर होगा करंट ईयर में, और 1 लाख जो है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, उसको असेट में दिखा देंगे, और नेक्स्ट ईयर में उसको एक्सपेंस में ट्रांसफर कर देंगे। और फर्दर 4 लाख भी इनकर कर रहा है यहाँ पे, फर्दर 4 लाख भी इनकर कर रहा है। तो फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इनकर कर रहा है 4 लाख, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो है ना वो पीएनएल में जाएगा, वो पर्टिकुलर वही बोल रहा है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। देन ये सेपरेट एक्विजिशन सिंपल क्वेश्चन है, इंडेस सॉरी इलस्ट्रेशन 4 जो है ना सेपरेट एक्विजिशन सिंपल क्वेश्चन है कि कौन सा एक्सपेंसेस इंक्लूड करना चाहिए, कौन सा एक्सपेंसेस एक्सक्लूड करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है कि डेफर्ड कंसिडरेशन इंक्लूडेड है, डेफर्ड कंसिडरेशन इन द सेंस 4 लाख जो है ना यहाँ पे, 4 लाख, 4 लाख ये आफ्टर 1 ईयर पे करने वाला है। तो फिर जो 4 लाख आफ्टर 1 ईयर पे करेगा उसको क्या करेंगे, हम डिस्काउंट करेंगे आज के दिन में, और आज के दिन में कितना आएगा उसका कॉस्ट हम इंक्लूड करेंगे कॉस्ट में, ठीक है। हम्म बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे सर, एक्वायर करेंगे जब उसका फेयर वैल्यू अवेलेबल हो, राइट। एक्वायर करेंगे और फेयर वैल्यू अवेलेबल हो। फिर यहाँ पे देख लो 550 lakhs का एक्वायर कर रहा है अर्थ लिमिटेड इंडिया, पेड 50 lakhs फॉर 100% इंटरेस्ट इन सन लिमिटेड। एट द डेट सन लिमिटेड नेट एसेट्स का फेयर वैल्यू है 30 lakhs, 30 lakhs का फेयर वैल्यू है। उसके एडिशन में सन लिमिटेड के पास ट्रेडमार्क भी है एंड सोल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी है, ट्रेडमार्क भी है और सोल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी है। और उसके बाद सोल डिस्ट्रीब्यूशन राइट जो है ना वो कैश फ्लो देगा फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स, नेक्स्ट 6 ईयर के लिए ये जो है ना कैश फ्लो देगा 1,50,000 का। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 6 ईयर का मुझे ये भी दिया होगा डिस्काउंट रेट, ये देखो यहाँ पे डिस्काउंट रेट दिया है और उसका एन्युटी फैक्टर भी दिया है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो भी इंटेंजिबल एसेट है उसमें ले लेंगे। यहाँ पे आ जाओ परचेस कंसिडरेशन देखो यहाँ पे, इंटेंजिबल एसेट्स का जो है ना नेट एसेट्स, हम परचेस कंसिडरेशन में से नेट एसेट्स जब रिड्यूस कर देंगे हमें क्या मिलेगा, गुडविल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एडिशनली मेरे पास ट्रेडमार्क भी है, उसका फेयर वैल्यू अवेलेबल है, सोल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी है, उसका भी फेयर वैल्यू अवेलेबल है। तो उन दोनों को भी कंसिडर करना पड़ेगा। ट्रेडमार्क का 1,80,000, राइट, और डिस्ट्रीब्यूशन राइट का कैसे गया 1,50,000, 1,50,000 इंटू 4.36, 1,50,000 कैसा है सर, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 1,50,000 पर एनम मिलेगा। एंड 4.36 मुझे क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है 4.36, 6 ईयर्स के लिए जो है ना 1,50,000 मुझे मिलेगा। तो उसी को कंसिडर करके मैंने 6,54 लिया। तो टोटल मेरा नेट एसेट का वैल्यू कितना, 34 हुआ, 38,34,000 हुआ। जो भी डिफरेंस है वो मेरा क्या रहेगा, गुडविल रहेगा। यहाँ पे देख लो गुडविल, राइट। देन ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज ऑफ एसेट के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सन लिमिटेड एक्वायर्ड सॉफ्टवेयर फ्रॉम अर्थ लिमिटेड, सन लिमिटेड जो है ना अर्थ से सॉफ्टवेयर ले रहा है इन एक्सचेंज फॉर टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। अच्छा, तो सन सॉफ्टवेयर ले रहा है
इन एक्सचेंज ऑफ क्या, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। तो फिर यहाँ पे टेकन अप और गिवन अप असेट मुझे आइडेंटिफाई करना है। सन लिमिटेड का जो है ना, टेकन अप असेट इज सॉफ्टवेयर, राइट, गिवन अप असेट इज मेरा टेलीकॉम। और अर्थ लिमिटेड का जो है ना, टेकन अप इज क्या है, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, और गिवन अप क्या है, सॉफ्टवेयर। ठीक है। देन आगे क्या बोल रहा है, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस जो है, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस 5 लाख का कैरिड है बुक्स में। सन लिमिटेड के बुक्स में टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस 5 लाख का है। द सॉफ्टवेयर इज कैरिड एट 10,000। जो सॉफ्टवेयर है वो 10,000 का बुक्स में दिखा रहा है, और ये फेयर वैल्यू नहीं है। ठीक है। हमें बोल रहे हैं कि फर्स्ट एंट्री क्या करना है, द फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इज 5,20,000 एंड फेयर वैल्यू ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज 5 लाख। तो बताओ, मुझे दोनों के बुक्स में करना है, सन की लिमिटेड के बुक्स में भी करना है और अर्थ के बुक्स में भी करना है, दोनों में भी करना है। तो फिर मुझे सेपरेटली देखना पड़ेगा, सन के बुक्स में कैसे करना है, अर्थ के लिमिटेड में कैसे करना है। तो आ जाओ, इसका सोल्यूशन हमने सॉल्व किया था, यस। यहाँ पे देखो, सन लिमिटेड के इस केस में, सन लिमिटेड क्या है, टेलीकम्युनिकेशन इज अ गिवन अप एसेट एंड टेकन अप एसेट इज सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले केस क्या था कि फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर दिया है, दोनों का भी 5,20,000 है एंड टेलीकम्युनिकेशन का 5 लाख है। जब दोनों भी सॉफ्टवेयर का जो है ना गिवन फेयर वैल्यू दिया होगा, तो फिर हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, गिवन अप का फेयर वैल्यू के बेसिस में अकाउंटिंग करेंगे। किसके ऊपर, गिवन अप के बेसिस में। अब गिवन अप का बेसिस का फेयर वैल्यू क्या है, टेलीकॉम लाइसेंस है सन लिमिटेड का, तो टेलीकॉम लाइसेंस का 5 लाख के बेसिस में अकाउंटिंग कर देंगे। तो सॉफ्टवेयर में बिजनेस में आ रहा है और टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस के बाहर जा रहा है, तो सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट 5 लाख, तो टेलीकम्युनिकेशन 5 लाख। यहाँ पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू सेम है, यहाँ पे बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू सेम है। ठीक है। सेकंड केस क्या था कि फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का पता नहीं मुझे, फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर। अभी सन लिमिटेड के केस में सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, वो टेकन अप असेट है, राइट। जब टेकन असेट का फेयर वैल्यू नहीं है, तो गिवन अप के बेसिस में अकाउंटिंग कर सकते हैं ना, गिवन अप के बेसिस में अकाउंटिंग कर सकते हैं। अब गिवन अप बेसिस में टेलीकम्युनिकेशन का जो है ना 4,90,000 है, टेलीकम्युनिकेशन का फेयर वैल्यू है 4,90,000, इसके बेसिस में हम अकाउंटिंग कर लेंगे। तो बताओ, मेरा जो सॉफ्टवेयर टेलीकम्युनिकेशन का बुक कितना था, बुक वैल्यू 5 लाख, फेयर वैल्यू कितना है 4,90,000। जो भी डिफरेंस आएगा वो लॉस में जाएगा, जो भी डिफरेंस आएगा लॉस में। क्यों, क्योंकि मेरा फेयर वैल्यू 5 है, मैं दे रहा हूँ 4,90,000 में, बराबर ना। बुक वैल्यू, सॉरी, बुक वैल्यू मेरा 5 है, बुक्स में 5 है, और मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ 4,90,000, जो भी 10 लाख 10,000 का है ना, वो लॉस। ठीक है। देन लास्ट में किसी का भी एविडेंट नहीं है, किसी का एविडेंट नहीं है, तो फिर उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में हम WDV के बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है। सॉफ्टवेयर का WDV, सॉरी, टेलीकम्युनिकेशन का कितना था, 5 लाख 5 लाख, सिंपल। देन अर्थ के केस में सिमिलरली, अर्थ के केस में भी कर लोगे। मुझे जब भी दोनों का पता है, मुझे जब भी टेकन अप का और गिवन अप का फेयर वैल्यू पता है, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, गिवन अप का फेयर वैल्यू कंसिडर करेंगे यहाँ पे, यानी सॉफ्टवेयर का 10,000 के बेसिस पे हम अकाउंटिंग करेंगे। सेकंड, जब टेकन अप का पता नहीं है और गिवन अप का पता है, टेकन अप का पता नहीं है और गिवन अप का पता है, तो गिवन अप के बेसिस पे करेंगे। और लास्ट में अगर नहीं दिया होगा फेयर वैल्यू दोनों का, तो फिर बुक वैल्यू में कर लेंगे 4,90,000 के इसमें, सॉरी ये वाला नहीं, 10,000 का। ये देख लो, सिंपल क्वेश्चन है। आज आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है क्या। हम्म ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट फेज एंड डेवलपमेंट फेज का, इसको हम मॉड्यूल से कर लेते हैं। हम्म आ जाओ, डेवलपमेंट फेज का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट फेज प्लस इम्पेयरमेंट दोनों भी साथ में है। एक्सपेंडिचर देख लो, 1 और 2 के लिए एक्सपेंडिचर टोटल 3,60,000, यानी 3,600 इनकर किया था। कितना इनकर किया सर, 3,600। अब 3,600 में से 2,700 जो है ना, वो रिसर्च एक्सपेंसेस है। ठीक है। 2,700 रिसर्च एक्सपेंसेस है, तो फिर इसको क्या करेंगे, हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। और जो 900 है, ये डेवलपमेंट फेज का है, तो फिर इसको कैपिटलाइज करेंगे 900, राइट। तो फिर फर्स्ट ईयर का जो है ना, पीएनएल में जाएगा 2,700 एंड डेवलपमेंट फेज में 900। आगे क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्शन फेज प्रोसेस मेट द इंटेंजिबल एसेट रिकग्निशन क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट ऑन 1 जनवरी। तो यहाँ पे
रिकग्निशन क्राइटेरिया बताया कि 1 जनवरी को ये मेट कर रहा है, यानी 1 जनवरी के पहले जो एक्सपेंडिचर है वो रिसर्च है, उसके बाद वाला एक्सपेंडिचर है वो हमने ऑलरेडी क्लासिफाई कर लिया है। अमाउंट एस्टिमेटेड टू बी रिकवरेबल, रिकवरेबल 100 है। यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मेरा जो 900 बुक्स में इंटेंजिबल एसेट दिखा रहा हूं मैं अभी, इंटेंजिबल एसेट क्यों सर? क्योंकि 900 जो है ये डेवलपमेंट फेज में इनकर हुआ, लेकिन इसका रिकवरेबल जो है ना 1000 है। 900 मैं बुक्स में दिखा रहा हूँ और 1000 जो है ना इसका रिकवरेबल अमाउंट है। तो फिर बताओ क्या यहाँ पे इम्पेयरमेंट होगा? नहीं, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट इज मोर देन बुक्स वैल्यू, राइट? बुक वैल्यू से ज्यादा है, तो फिर उसके इसमें कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। आगे एक्सपेंडिचर दिया, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस 6000, 6000 एक्सपेंडिचर और एडिशनली इनकर किया है। तो स्टार्टिंग में मेरा कितना था? 900 का ऑलरेडी इंकर किया था, अब 6000 एडिशनली इंकर कर रहा है। तो बताओ टोटल मेरा 6900 हो जाएगा। ओके, एंड असेट यूजफुल लाइफ दिया है 6 ईयर्स का, तो 6 ईयर्स का बोलो, 6 ईयर्स का, 6 ईयर्स के बेसिस में मैं क्या करूंगा, अमोर्टाइजेशन क्या एक्सपेंसेस निकालूंगा ना। तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ पे ऑलरेडी दिया है 1150, ऑलरेडी दिया है इन द सेंस मैंने कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? 6900 डिवाइडेड बाई 6 ईयर्स, 1150, 1150 लेस कर दो, तो फिर मेरा आगे का आएगा। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट एज एट 31 मार्च 2002 एंड 3? 2 और 3 का बता रहा है। 2 का तो पता है मुझे, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट क्या है? 900 है। क्यों? क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है यहाँ पे, टोटल एक्सपेंडिचर इज 3600, उसमें से 2700 पीएनएल में जाएगा, 900 मेरा कैपिटलाइजेशन में जाएगा, तो 900 मेरा कैरिंग अमाउंट है। देन कम्स, आगे क्या पूछ रहा है? 2 का पूछा, 3 का। 3 में एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर किया था, यहाँ पे देखो एडिशनल एक्सपेंडिचर 6000 का, 6000 का एडिशनल एक्सपेंडिचर। तो 3 में कितना रहेगा? 6900। और आगे क्या पूछ रहा है? ऑल्सो डिटरमाइन चार्ज ऑफ पीएनएल, चार्ज टू पीएनएल। 1 2 में पीएनएल में 2700 जाएगा सर। एज एट 31 मार्च 2004 द अमाउंट एस्टिमेटेड टू बी रिकवरेबल 5000। अच्छा, 2004 को यहाँ पे बता रहा है कि रिकवरेबल अमाउंट 5000 है। तो मुझे निकालना पड़ेगा, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? एज ऑन 31 मार्च 2004 को मेरा बुक वैल्यू कितना है, कैरिंग अमाउंट तो दिया है। आ जाओ आंसर में देखते हैं। ये देखो, 3 का 31 मार्च 2003 का 6900 है। ओके, देन ओपनिंग बैलेंस 6900, इसका बेस्ड ऑन दी बेस्ड ऑन द यूजफुल लाइफ इन्होंने रिकवरेबल अमाउंट निकाल, सॉरी कैरिंग अमाउंट निकाल लिया। अब कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करूंगा रिकवरेबल अमाउंट से, राइट? कैरिंग अमाउंट कितना है मेरा? 5750, मेरा रिकवरेबल अमाउंट है 5000। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इम्पेयरमेंट लॉस है। ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस हम क्या करेंगे, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। एंड एक्स फोर में मेरा कैरिंग अमाउंट होगा 5000, जो भी रिवैल्यूड अमाउंट, जो भी इम्पेयरमेंट लॉस के बाद अमाउंट आएगा वो मेरा होगा कैरिंग अमाउंट। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन है? बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे तो। रिवैल्यूएशन मॉडल वाला क्वेश्चन देख लो एक बार। Saturn Limited acquired an intangible asset on 31st March 2001 for 1 lakh rupees. 1 lakh rupees के लिए tangible asset ले लिया, intangible asset sorry. The asset was revalued at 1 lakh 20. तो starting initially 1 lakh का लिया था, उसके बाद revalue किया 1 lakh 20 on 31st March X2 and rupees 85 on 31st March X3। तो फर्स्ट केस क्या है यहाँ पे? Saturn Limited क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है मेरा इंटेंजिबल एसेट 1 लाख का। जब 1 लाख का एसेट एक्वायर कर रहा है तो फिर उसका नॉर्मल एंट्री आ जाएगा, क्या आएगा? इंटेंजिबल एसेट टू बैंक 1 लाख 1 लाख। आगे क्या हो रहा है कि इसको रिवैल्यू कर रहा है, यहाँ पे अपवर्ड रिवैल्यूएशन है। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे क्या है? अपवर्ड रिवैल्यूएशन है। जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन, तो फिर क्या करेंगे हम, जो भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन का जो भी सरप्लस है, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस 20000, अपवर्ड रिवैल्यूएशन में क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरा टोटल है रुपीज 1 लाख 20 रिवैल्यूड अमाउंट, और बुक वैल्यू है 1 लाख। तो मेरा 20000 का अपर रिवैल्यूएशन है, 20000। इसको क्या करूंगा मैं? रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। कहाँ पे? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। देन फर्दर क्या हो रहा? X3 में क्या हो रहा है? 85,000 में डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है। तो मेरा बताओ बुक्स में कितना दिख रहा है? बुक्स में कितना दिख रहा है? 1 लाख 20 दिख रहा है, बट अब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ कितना? 85,000। ठीक है, टोटल डिफरेंस कितना है बताओ? 1 लाख 20 माइनस 85,000, 35,000। अब 35,000 में से ऑलरेडी मैंने क्या करा, 20,000 मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा है, ऑलरेडी रिवैल्यूएशन रिजर्व में 20,000 पड़ा है। तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व को एडजस्ट करूंगा, फिर उसके बाद जो भी 15,000 है उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा, सिंपल।
सिंपल। आ जाओ सेकंड से केस देखते हैं। जुपिटर एक्वायर्ड एन इंटेंजिबल एसेट ऑन 31 March X1 फॉर 1 लाख। कितने का एक्वायर किया? 1 लाख। दिस एसेट वाज रिसीव्ड 85,000। 1 लाख का लिया था, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया 85,000 एट 1 लाख 1 5 ऑन 31 March 2000 X3। X2 को 85,000 हुआ, X3 को 1,05,000 हुआ। तो बताओ फिर से, मेरा बुक्स में परचेज किया था मैंने जुपिटर के बुक्स में 1 लाख का। ठीक है। फिर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ। क्या हुआ सर? डाउनवर्ड कितना? 85,000। तो यहाँ पे 85,000 यानी यहाँ पे मेरा कितना हुआ लॉस? 15,000 ना? 15,000 ही है ना? हम्म। 15,000। इसको क्या कर दूंगा मैं? पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है। अब मेरा बुक वैल्यू कितना है? बुक वैल्यू कितना है बताओ? मेरा बुक वैल्यू 85,000 है। अब फिर से अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है। जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, कितना हो रहा है? 1,05,000 को। कितना हो रहा है? अप टू 1,05,000। डिफरेंस बताओ कितना है? 15,520। राइट ना? 20,000 अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है। तो डिफरेंस ऑलरेडी मैंने पीएनएल में कितना ट्रांसफर किया है? पीएनएल में ऑलरेडी मैंने 15,000 ट्रांसफर किया है। पहले उसको एडजस्ट करूंगा, और जो भी बचा 5,000 है उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करेगा। समझा ये? यहाँ पे आंसर देख लो एक बार। समझ रहा है भूमि? यस। फर्स्ट थिंग सैटर्न का देखो। 20,000 रिवैल्यूएशन यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व में, एंड रिकग्नाइज इन द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और जो भी डिक्रीज है पहले एडजस्ट कर दूंगा रिवैल्यूएशन रिजर्व को, और 15,000 जो है ना पीएनएल में रिकग्नाइज करेगा। ठीक है। और जुपिटर का क्या होगा? 15,000 जो डिक्रीज है, रिवैल्यूएशन डिक्रीज, उसको एज एन एक्सपेंस मैंने क्या कर रहा है? पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। और जो भी 20,000 का इंक्रीज है, 15,000 मैं पीएनएल को एडजस्ट करूंगा, और बाकी 5,000 वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। इसका जर्नल एंट्रीज दिखाऊं? ये रहा इसका जर्नल एंट्रीज। जब इनिशियली हम रिकग्नाइज कर देंगे, इनिशियली हम जब परचेस करेंगे, इनटेंजिबल एसेट टू बैंक लेंगे, फर्स्ट एंट्री। देन सेकंड रिवैल्यू हुआ, तो असेट रिवैल्यू टू 1,20,000। जो भी 20,000 है डायरेक्टली हम रिकग्नाइज करेंगे इनटेंजिबल में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। राइट। जो एक्सेस है इंटेंजिबल एसेट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व को। और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को पहले क्या करूंगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व को एडजस्ट कर दूंगा 20,000, और बचा 15,000 जो है ना वो पीएनएल में जाएगा। सिमिलर वे में इसका भी, किसका? जुपिटर लिमिटेड का। देन आ जाओ। हम्म। ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 10। क्या है ये? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें प्रोडक्शन, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन दिया है कि कितना मेट्रिक टन प्रोड्यूस करेंगे। उसके बेसिस पे हमें क्या करना है? असेट को अमोर्टाइज करना है। और यहाँ पे असेट कितना है? 10 करोड़ का। और एस्टिमेट कितना है? 4,50,000। इनिशियली एस्टिमेट है 4,50,000। तो बताओ इनिशियली क्या करूंगा मैं? जो एस्टिमेट है, एस्टिमेट के बेसिस में मुझे अमोर्टाइज करना पड़ेगा। तो 10 करोड़ इंटू 50 इंटू 4,50,000। इनिशियली फर्स्ट ईयर कितना है? 50,000। और मेरा टोटल एस्टिमेट 4,50,000 जा रहा है। तो फिर जो भी आएगा, कितना आ रहा है ये? आई गेस 1,111 आएगा। हाँ। ये देखो फर्स्ट ईयर का अमोर्टाइजेशन कितना होगा? 1,111। फिर उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद क्या हुआ? सेकेंड ईयर से एस्टिमेट चेंज हो गया। सेकेंड ईयर से एस्टिमेट चेंज होगा। और सेकेंड ईयर से कितना हुआ? 65,000 एक हुआ, प्लस उसके बाद 85,000, प्लस 105, प्लस 115। यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे। ठीक है, समझ रहा है? रिवाइज फिगर्स दिया है। जब रिवाइज फिगर्स दिया है, तो रिवाइज फिगर्स के बेसिस पे मुझे अमोर्टाइज करना पड़ेगा। अब बुक्स में मेरा कितना बचा है? मेरा बुक्स में कितना बचा है बताओ? ऑलरेडी 10 करोड़ में से जो 1,111 है ना, 10 करोड़ में से 1,111 ऑलरेडी मैंने अमोर्टाइज कर दिया। इसका सोल्यूशन में लेके जाता हूँ। 10 करोड़ में से 1,111 जो आया था ना मुझे, एक्स फिगर जो भी आया था, उसको मैंने अमोर्टाइज कर दिया। अब जो भी बचेगा उसके ऊपर रिवाइज एस्टिमेट के बेसिस में मैं क्या करूंगा? उसको अमोर्टाइज कर लूंगा। यहाँ पे देखो सेकेंड ईयर से मेरा एस्टिमेट चेंज हो गया।
सेकेंड ईयर से मेरा एस्टिमेट यूनिट्स चेंज हुआ। अब चेंज होने के बाद मेरा जो है ना अमाउंट इतना आएगा। अमाउंट इतना कैसे आया सर? फर्स्ट ईयर का अमोर्टाइजेशन लेस करने के बाद इतना आया। ठीक है, उसके बाद के बेसिस जो है ना 65,000 डिवाइडेड बाय रिवाइज्ड एस्टिमेट कितना है मेरा? 3,70,000 का। तो सेकेंड ईयर का 65,000 एस्टिमेट था, डिवाइडेड बाय 3,70,000 इनटू ये वाला अमाउंट। सिमिलरली थर्ड ईयर को, फोर्थ, फिफ्थ, सिमिलर वे में करेंगे हम। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? बताओ। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एक्स लिमिटेड परचेस अ पेटेंट राइट ऑन 1 अप्रैल 2001 फॉर 3 lakhs। कितने का? 3 लाख का परचेस किया। इसका लीगल लाइफ 15 ईयर्स है। कितना है? 15 ईयर्स है। हाउएवर, ड्यू टू कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ द प्रोडक्ट द मैनेजमेंट एस्टिमेट्स अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स ओनली। यानी क्या, इसका लीगल लाइफ है 15 ईयर्स और एस्टिमेट कर रहा है मैनेजमेंट 5 ईयर्स का। तो फिर 5 ईयर्स हम कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ अमोर्टाइजेशन। और यहाँ पे एंटिटी फॉलो कर रहा है स्ट्रेट लाइन अमोर्टाइजेशन मेथड। एंटिटी क्या फॉलो कर रहा है? स्ट्रेट लाइन अमोर्टाइजेशन मेथड एंटिटी फॉलो कर रहा है। 1 April X2 को the management is uncertain that the process as can actually made economically feasible and decides to return down the patent। इनिशियली कितना? 3 लाख का लिया था मैंने, और उसके बाद उसका एस्टिमेट 5 ईयर्स का डिसाइड किया। अब 1 साल बाद क्या बोल रहा है मैनेजमेंट जो है ना, एक्चुअली प्रोसेस को ये कर सकता है, क्या बोल सकते हैं एक्चुअली प्रोसेस को इकोनॉमिकली फिजिबल बना सकता है। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, असेट को राइट डाउन कर रहे हैं अप टू 1,50,000 एंड डिसाइड्स टू अमोर्टाइज ओवर 2 ईयर्स। अब 3 लाख था, उसको रिटर्न डाउन कर रहे हैं कितना? 1,50,000 को, और इसका लाइफ चेंज कर रहे हैं 2 ईयर्स को। एज एट 1 April 2003 हैविंग परफेक्टेड रिलेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस द असेट इज नाउ अप्राइज टू 3 लाख। उसके 1 साल बाद फिर से क्या कर रहा है? 1 साल बाद 3 लाख कर रहा है, यानी अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहा है फिर से। फर्दर मोर इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ जो है ना, कितना कर रहे हैं? 4 ईयर्स। तो फिर यहाँ पे तीन केसेस है। फर्स्ट, जब भी मैंने परचेस किया था 3 lakhs का, और उसका लाइफ जो है ना 5 ईयर्स है। सेकेंड फेज में क्या है उसका जो है ना, रिटर्न डाउन कर रहे हैं, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हैं अप टू 1,50,000, और उसका 2 साल यूजफुल लाइफ कर रहे हैं। थर्ड, उसको अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हैं फिर से 3 लाख को, और उसका यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स को कर रहे हैं। आ जाओ इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? इनिशियली जब भी परचेस किया मैंने, हाँ, इनिशियली जब भी परचेस किया उसके बेसिस में 1 साल के लिए अमोर्टाइज कर दूंगा। ठीक है, फिर उसका बुक वैल्यू निकलूंगा, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए अमोर्टाइजेशन के लिए देखूंगा। नेक्स्ट ईयर में देखूंगा कि इसका डाउनवर्ड अपवर्ड रिवैल्यूएशन है क्या कुछ। ठीक है, डाउनवर्ड अपवर्ड, अगर डाउनवर्ड है तो उसका क्या सब्सिक्वेंटली क्या करना है देखेंगे। यहाँ पे देखो, 1 अप्रैल को 3 लाख था मेरा, और यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स, राइट। उसके बेसिस में मैंने अमोर्टाइजेशन निकल लिया। अमोर्टाइजेशन 60,000 आया, और मेरा कैरिंग अमाउंट 2,40,000। तो कैरिंग अमाउंट, अब का कैरिंग अमाउंट 2,40,000 है। अब क्या कर रहे हैं? असेट को रिवैल्यू कर रहे हैं, डाउनवर्ड रिवैल्यूशन 1,50,000। अब 1,50,000 को डाउनवर्ड रिवैल्यूशन किया, और उसका यूजफुल लाइफ है 2 ईयर्स। तो 2,40,000 मेरा बुक वैल्यू था। ठीक है, असेट को डाउनवर्ड रिवैल्यूशन कितना कर रहा है? 1,50,000। तो मेरा जो डिफरेंस है उसको क्या करूंगा? पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। जो भी डिफरेंस है वो पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा। अब मेरा असेट का वैल्यू कितना है? अब मेरा असेट का वैल्यू है 1,50,000, और मेरा यूजफुल लाइफ है 2 ईयर्स। तो निकालो अमोर्टाइजेशन कितना आता है। 1,50,000 का मेरा 1,50,000 का मेरा असेट है, 2 ईयर्स का यूजफुल लाइफ है, 75,000 अमोर्टाइजेशन ये आ जाएगा। अमोर्टाइजेशन को लेस करने के बाद मेरा कैरिंग अमाउंट अब बचा कितना है? 75,000। ठीक है, X3 को। अब X4 में क्या हो रहा है? X4 में 3 लाख को अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, और 4 ईयर्स का इसका यूजफुल लाइफ रहेगा। अब क्या होगा कि 3 लाख अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो फिर जो भी डिफरेंस है 2,25,000 का, आई गेस। हाँ, 2,25,000 का अपवर्ड रिवैल्यूएशन है। अब इसमें से ऑलरेडी मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करके रखा है। रिवैल्यूएशन है पीएनएल में 90,000 क्या है? ऑलरेडी पीएनएल में 90 क्या है? तो फिर जो भी पहला पीएनएल में एडजस्ट करूंगा, बाकी का जो है ना रिवैल्यूएशन रिजर्व में करूंगा। आ जाओ नीचे दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो 2,25,000 था, 90,000 मैंने क्या किया? पीएनएल में एडजस्ट किया, बाकी का जो है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसका जो है ना यूजफुल लाइफ कितना रहेगा? 4 ईयर्स, और उसका असेट का वैल्यू क्या रहेगा? 3 लाख। उसके बेसिस में मैंने अमोर्टाइजेशन निकाला और बुक वैल्यू किया। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये भी देख लेंगे एक बार, एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? एक्वायर्ड, फर्स्ट वाला, acquired 4 year license to manufacture a special drug at a cost of 1 crore at the start of the year. Production commenced immediately.
लाइसेंस परचेज क्या है, लाइसेंस परचेज क्या है, और कितना 1 करोड़ का है। तो यहाँ पे ये इंटेंजिबल एसेट को क्लासिफाई करेंगे या नहीं करेंगे वो बताना है। अब लाइसेंस जब एक्वायर किया है, तो वो लाइसेंस का मुझे क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा कि वो सपरेबिलिटी है क्या नहीं, जो आइडेंटिफाइबल एसेट है क्या नहीं, नॉन मॉनेटरी एसेट है क्या नहीं। देन उसके बाद कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंटिटी को फ्लो होगा क्या नहीं। ये सारी चीजें यहाँ पे सेटिस्फाई करते हैं। क्यों सर, लाइसेंस है, सेपरेटली उसको एक्वायर किया तो सेपरेट आइडेंटिफाइबल क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। सेकंड, उसको यूज करके इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा, उसका कॉस्ट रिलायबली मेजर्ड है, 1 करोड़ है। तो तब जाके ये एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज कर सकता हूँ मैं। ठीक है। सेकंड, ऑल्सो परचेस्ड अनदर कंपनी एट अ स्टार्ट ऑफ द ईयर एज अ पार्ट ऑफ एक्विजिशन, कंपनी हैज अ ब्रांड विथ 3 करोड़ बेस्ड ऑन सेल्स रेवेन्यू, द लाइफ ऑफ द ब्रांड इज एस्टिमेटेड 15 ईयर्स। यानी क्या, कोई एक ब्रांड को परचेस किया, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ एक्विजिशन, कोई एक कंपनी को परचेस किया, उसमें ब्रांड भी आ गया। ब्रांड जो है ना, ब्रांड का फेयर वैल्यू अवेलेबल है। तो हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन में देखा है, अगर इंटेंजिबल एसेट का फेयर वैल्यू है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एसेट को, इंटेंजिबल को सेपरेटली रिकग्नाइज करेंगे। ब्रांड का फेयर वैल्यू है तो सेपरेटली रिकग्नाइज कर देंगे उसको 3 करोड़, और इसका यूजफुल लाइफ दिया है 15। तो 3 करोड़ डिवाइड बाय 15, जो भी अमोर्टाइजेशन आ जाएगा उसको रिकग्नाइज कर लेंगे। देन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस स्पेंट 1 करोड़ ऑन एडवर्टीजमेंट कैंपेन ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स। 1 करोड़ जो है ना, एडवर्टीजमेंट कैंपेन के लिए रहेगा, एक्सपेंस किया है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस क्या करेंगे हम, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे सर, सिंपल है। और यहाँ पे देखो, फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, इट हैज कमेंस्ड डेवलपिंग अ न्यू ड्रग ए, द प्रोजेक्ट कॉस्ट वुड बी कितना, 10 करोड़, clinical trial approved successfully and such drug is expected to generate revenue over next 5 years, cost incurred till 31st March 5 लाख है, सॉरी 5 करोड़ है, एंड बैलेंस कॉस्ट है ना 5 करोड़ है। यानी क्या, दो पार्ट में इनकर कर रहे हैं, बट टोटल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं डेवलपमेंट फेज में। तो फिर जो भी डेवलपमेंट फेज में एक्सपेंसेस इनकर करेंगे उसको क्या करेंगे, हम कैपिटलाइज कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे 10 लाख जो है, 10 करोड़ जो है ना, उसको कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इट ऑल्सो कमेंस डेवलपिंग अनदर ड्रग बी, इट इनकर्ड 50 lakhs towards the research expenses, research expenses के towards ये क्या है, expenses in क्या है, research expenses का जो भी expenses है उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे। ये सारा क्वेश्चन है, एक बार देख लो। आगे बढ़ते, पॉज करके देख लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला इजी वाला क्वेश्चन है, कर सकते हो। बस मुझे इंटेंजिबल एसेट का फेयर वैल्यू पता है, तो मुझे यहाँ पे गुडविल निकालना है बस। हम्म। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है सर, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है, वो टेक्निकल फिजिबिलिटी के लिए इनकर कर रहा है। हमने ये देखा था ना, टेक्निकल फिजिबिलिटी के लिए जो भी एक्सपेंसेस क्लियर इनकर करेगा उसको भी पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद जो एक्सपेंसेस, टेक्निकल फिजिबिलिटी के बाद जो एक्सपेंसेस है उसको डेवलपमेंट फेज में लाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का क्रक्स क्या है क्वेश्चन का, कि सर 5 लाख रिसर्च एक्सपेंसेस क्या था, उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। देन 2 लाख जो है ना, टू एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी, 2 lakhs एस्टेब्लिश करने इनकर किया, तो ये एस्टेब्लिश करने इनकर किया, इसको भी पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ये भी रिसर्च में ही आ जाएगा। ठीक है। देन 7 लाख जो है ना, 7 लाख फर्दर टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी के लिए इनकर किया, तो फिर ये डेवलपमेंट फेज में क्या, तो उसको क्या करेंगे, 7 लाख को हम कैपिटलाइज कर देंगे। ओके। हम्म। ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे एक्स लिमिटेड एक्सचेंज कर रहा है फॉर द अदर एसेट, एक्सचेंज ऑफ एसेट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्रक्स बता देते को क्वेश्चन का, 18 lakhs का उसका फेयर वैल्यू है, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में जो भी एसेट एक्वायर कर रहा है उसका जो है ना फेयर वैल्यू 18 lakhs है। एसेट एक्वायर कर रही है क्या है, एक मिनट रुको। देखो यहाँ पे करंट मार्केट वैल्यू ऑफ पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर 20 lakhs एंड 18 lakhs रिस्पेक्टिवली, और एक्स लिमिटेड एक्वायर कर रहा है पेटेंट। टेकन अप एसेट क्या है, बताओ। यहाँ पे टेकन अप है पेटेंट, और गिवन अप है आईपीआर। आईपीआर यहाँ पे लिखा होगा ना, हाँ। यहाँ पे गिवन अप असेट है आईपीआर, और टेकन अप है पेटेंट 20 lakhs, 18 lakhs और 20 lakhs। और जब भी दोनों का फेयर वैल्यू दिया होगा तो फिर हम किसके बेसिस में करते हैं अकाउंटिंग, बताओ। गिवन अप के बेसिस में करते हैं ना। तो गिवन अप का 18 lakhs है, तो इनिशियली फर्स्ट क्या है, एक कोई भी पेमेंट नहीं कर रहा है, तो फिर 18 lakhs में रिकग्नाइज कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो केस है, 2 lakhs एडिशनल पे कर रहा है। जब 2 lakhs एडिशनल पे कर रहा है तो फिर एडिशनल अमाउंट हम कंसिडर कर लेंगे। तो मेरा इनिशियली 8 लाख, 18 lakhs मेरा ये है फेयर वैल्यू, प्लस 2 लाख, प्लस 2 lakhs मेरा ये है, क्या बोलते हैं,
कैश, तो कैश को भी हम रिकग्नाइज कर लेंगे। कूल। हेलो। यस। ओके, ये सारे जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, ये डिस्कस कर लिया। अगर कोई भी डाउट है तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, उसमें मेल कर सकते हो, या फिर मैसेज कर सकते हो। ये नंबर को नोट डाउन कर लेना, ये नंबर को मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट होगा और तुमको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे।